नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर है 1392 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ी। आखिर क्या है इस घोटाले का झारखंड से कनेक्शन, आपको बताएंगे। साथ ही साथ सियासी गलियारों से बीजेपी के दिग्गजों के झारखंड दौरे और उस पर हो रही सियासत की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ईडी ने रांची में हुए करोड़ों के घोटाले के केस को टेक ओवर कर लिया है, इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही मुहर्रम के मौके पर कहां कहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, यह भी आपको दिखाएंगे। तो बोकारो से शुरुआत करते हैं। बोकारो में दिनदहाड़े फायरिंग और हत्या से सनसनी फैल गई है। मामला हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ के पास का है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक जिला कार्यालय के पास ही कार सवार और बाइक सवार 5 बदमाशों ने 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है और शंकर रवानी नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। शंकर रवानी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पहले भी उस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच निकला था। इस बार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। चश्मदीद का कहना है कि बदमाशों ने शंकर की कनपट्टी पर गोली मारी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अचानक से एक डिजायर आया हटिया मोड़ उधर चंद्रपुरा के रास्ते से, गाड़ी रोका और एक लड़का पीछे वाला अपनी सीट से उतरा और आगे लड़का वो भी अपनी सीट से उतरा, बंदूक थे उसके हाथ में, ऐसे ऐसे किया और वहीं से वो फायरिंग करते आया। मैं बगल में था उसका। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनन फानन में उसे गाड़ी से बीजीएस हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। तो बोकारो में दिन दहाड़े हत्या हुई है। इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या अपराधियों को कहीं से संरक्षण मिल रहा है? तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या कानून का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, और क्या अपराधियों को कोई संरक्षण मिल रहा है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं? दिन दहाड़े हत्याकांड के बाद से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा में कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में कार्रवाई की जा रही है। करीब 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 1392 करोड़ के बैंक घोटाले का यह पूरा मामला। हरियाणा के कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, कई अहम सबूत मिले हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, ये पूरा मामला क्या है, क्या क्या सबूत मिले हैं और कौन कौन ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 3 राज्यों के 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, इसके साथ साथ एनसीआर, हरियाणा और झारखंड में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक विधायक है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं, और उनके आवास और इसके साथ साथ उससे जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये जो मामला है, ये मामला तकरीबन 1392 करोड़ के बैंक घोटाला का यह मामला है। और इस मामले में जिस तरह से झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और जमशेदपुर में रहने वाले एक कारोबारी के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उससे जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन और अन्य आरोपियों के जो तार हैं उसको खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी शुरुआती तौर पर जरूर जमशेदपुर का मामला नाम सामने आ रहा है, लेकिन उससे जुड़े हुए कई अन्य जो आरोपी हैं उसका और भी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि तफ्तीश का दायरा, सर्च ऑपरेशन का दायरा झारखंड के कुछ और भी लोकेशन पर बढ़ सकता है। और जिस तरह से हरियाणा के विधायक की अगर बात करें तो वो विधायक जो हैं राव दान सिंह, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं और उससे जुड़े हुए उनकी जो कंपनियां हैं, उससे जुड़े हुए लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा,
कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती वाकई हैं। कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 20 जुलाई को रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिससे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह एक बार फिर से रांची पहुंचने वाले हैं। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर होंगे। 20 जुलाई को रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं। वो तारीख तय कर दी गई है, 20 जुलाई को अमित शाह रांची में होंगे। 20 जुलाई को अमित शाह रांची का दौरा करेंगे और इस दौरान बीजेपी की बैठक भी शामिल होगी। तो एक तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं उनके दौरे पर सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। जो गलती केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर की, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो ये जिस पार्टी को पता चले कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो तैयारी तो लाजमी है। इतना ज्यादा, और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, संघर्ष और संरचना में विश्वास करती है और काम भी करती है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं। जमशेदपुर में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मान और विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष समेत बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी दिया गया। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह साथ विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें आज मनीष जी, जो हमारे हजारीबाग का लोकप्रिय सांसद है, मुख्य अतिथि थे। और देखिए, कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, उसको हम लोग रिटर्न तो कुछ दे नहीं पाते। एक अच्छी शुरुआत हुआ कि उसको सम्मान दिया। चंपई सोरेन भी अपने सीट से हारे, बन्ना गुप्ता जी भी अपने सीट से हारे और सरजू राय जी सम्मानित है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। इस राज्य की जनता अव्यवस्था से, बालू के लूट से, कोयले की लूट से, लोहा की लूट से, आयरन ओर की लूट से, अव्यवस्था से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और रांची से पीएचईडी में अवैध निकासी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 20 करोड़ की अवैध निकासी मामले में ईडी की टीम जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी कैशियर संतोष से ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। बता दें कि आरोपी ने फर्जी बिल देकर रांची में शहरी जिला आपूर्ति योजना की राशि में से 20 करोड़ की अवैध निकासी की थी, जिसके बाद रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और अब केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि गिरफ्तार कैशियर से पूछताछ की जा सकती है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जलापूर्ति को लेकर पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है वो पूर्व में किया गया था। 2012 से ये कार्य चल रहा था। हालांकि ये कार्य जो है वो बीच में ही बंद कर दिया गया, लेकिन विभाग के जो पेयजल स्वच्छता विभाग के कई अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर बात की जाए तो कैश का ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया था। फर्जी तरीके से कैश की निकासी की गई थी, फर्जी दस्तावेज के आधार पर। उस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस में जब सदर थाने में ये मामला आया, तो उसके बाद मामले में आरोपी जो कैशियर संतोष थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। पूरे मामले में संतोष से भी अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी ने इस पूरे केस को टेक ओवर किया है और पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। अब देखना होगा कि संतोष से हुई पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में करीब 20 करोड़ के आसपास जो है वो अवैध निकासी की बात सामने आई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और दुमका में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
दुधानी में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब दुधानी में तैनात मजिस्ट्रेट राजकुमार मंडल के लिखित आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वो तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस मामले में ये पूरा केस दर्ज किया गया है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब ये केस दर्ज कर लिया गया है। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, जिस दौरान ये फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था, इस तरह की हरकतें ना करने को कहा गया था। उसके बावजूद फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। अब इस युवक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और खबर धनबाद जिले के भूली ओपी क्षेत्र से है, जहां के कुम्हार टोला में ताजिया जुलूस के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से खूब पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पत्थरबाजी की सूचना पाकर डीसी माधवी मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दन समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। हालांकि इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो मुहर्रम पर आई तस्वीरों को लेकर न्यूज 18 के कई सवाल हैं। सवाल यह कि मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर किसकी है? कई जगहों पर पत्थरबाजी संयोग है या साजिश है? क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? मुहर्रम जुलूस में दूसरे देश का झंडा क्यों लहराया गया? क्या उपद्रवियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी? और खबर सरायकेला से है, जहां के चांडिल डैम के आसपास के गांव को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को सरकार या केंद्र से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिली है। कुम्हारी गांव के किसानों से बात की है हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। काफी पहाड़ी इलाका है, यह क्षेत्र पूरी तरह डूब क्षेत्र माना जाता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि इस गांव के जो किसान हैं वे खेती तो करते हैं, लेकिन सारी चीज उन्हें खरीद कर करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है कि सरकार ने इस क्षेत्र में विकास का काम पूरी तरह बंद कर रखा है। सरकार से तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम लोग खेती तो करते ही हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो ये करना ही होता है। तो हम लोग खरीद के ही लाते हैं, लेकिन वही हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को क्यों नहीं देते हैं। और तो ऐसा ही चलता है, क्या करेगा, इधर उधर ये करते। चावल थोड़ा थोड़ा मिलता है महीना पर 2-5 किलो चावल रेशन कार्ड में। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में पूर्ण डूब क्षेत्र घोषित करने के बाद कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता सरकार के द्वारा। आस भी है, निराश भी है। फिलहाल सरकार को जरूरत है ऐसे किसानों को अपनी ओर से मदद पहुंचाने की, इनकी बातों को सुनने की, जो विस्थापित की जो समस्या है उन्हें समाधान करने की। प्रबंधन न्यूज 18 सरायकेला। और 30 साल से एक रेलवे स्टेशन डैम डूबा हुआ है। यह स्टेशन है सरायकेला का दुलमी रेलवे स्टेशन, जो कि चांडिल डैम बनने के बाद पानी में समा गया, लेकिन आज भी रेलवे स्टेशन के कुछ अंश निशान देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेशन के डूबने से लोगों में मायूसी क्यों छा गई? देखिए न्यूज 18 संवाददाता प्रबंधन की रिपोर्ट। आपने एक फिल्म तो अवश्य देखी होगी, टाइटैनिक। जिस तरह समुद्र में आज भी टाइटैनिक उनके बारे में सुनते भी हैं, ठीक उसी तरह इस झारखंड के सरायकेला जिला के कुमारी गांव और ठीक यहाँ पर इस डैम में आज भी एक स्टेशन डूबा पड़ा है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टेशन का नाम था दुलमी, और इस स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भी यहाँ पर जो पुरानी जो केबिन देख सकते हैं, और ठीक यह डैम के भीतर यानी इस पानी के भीतर पे आज भी स्टेशन डूबा हुआ है, जिसका नाम है दुलमी। इस दुलमी स्टेशन के आसपास के गांव में कभी रौनक हुआ करती थी, कभी यहाँ आसपास के लोग खुशहाल थे। किस तरह यहाँ पर कभी दुलमी रेलवे स्टेशन होता था, क्या क्या यहाँ पर देखे थे और आज वह क्या स्थिति है? ये रेलवे स्टेशन था हम लोग का, तो इसमें से हम लोग को बहुत सुविधा मिलता है सुविधा। सब्जी वब्जी जो खेती बाड़ी जो होता है, यहाँ सब बिक्री भी होता है, कोई व्यवसायी लोग जाता है। आज तो बहुत खराब परिस्थिति है, पहले तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ कॉफी 8-9 ट्रैक्टर रोज टमाटर दिन भर यहाँ पर स्टेशन लगता था। स्टेशन का सारा भाग अभी डूब चुका है, कैबिन वगैरह
आधा डूबा हुआ है और उधर भी केबिन आधा डूबा हुआ है, स्टेशन भी डूबा हुआ है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है वह रेलवे स्टेशन जो करीबन 30 साल पहले यहाँ पर इस जगह पर रेलवे स्टेशन जो आज इस डैम में पूरी तरह डूबी हुई है। हम कह सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज की तरह इस डैम में भी आज दुलबीर रेलवे स्टेशन डूबा पड़ा है। प्रवंचन, न्यूज़ 18, सरायकेला। अब पर्यटन स्थल केलाघाट डैम की खूबसूरती और हरियाली कभी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन आजकल यह पर्यटन स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। डैम के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग नाक ढककर जाने को मजबूर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि दिलीप तिर्की का कहना है कि नगर परिषद का काम करने का तरीका ही इस शहर में अजीब है। यह कचरा जीवन को नरकीय बना रहा है। आप देख रहे हैं सामने केंद्रीय विद्यालय है, बच्चे किस तरीके से जाते होंगे। इधर सामने में कोर्ट कर्मचारियों का क्वार्टर है। कितने मुश्किल हालात में इनकी जीवन गुजर रही है। और सबसे बड़ा चीज़ है ये शहर का ये जो पर्यटक स्थल है, इसका जो वातावरण है, इसको ये लोग खराब कर रहे हैं। एक ऐसा फल जिसके बारे में ना तो कृषि विभाग के लोगों को पता है और ना ही वन विभाग के लोगों को इसकी जानकारी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा फल है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ऐसा फल नहीं देखा होगा आपने। ऊपर से सख्त, अंदर से नर्म, लौह नगरी में फला दुर्लभ विदेशी फल। थोड़ा गोल मटोल, थोड़ा आढ़ा तिरछा, ऊपर से सख्त पर अंदर से नर्म। ये ऐसा फल है जिसके बारे में ना तो कृषि विभाग जानता है, ना ही वन विभाग। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सा फल है। आगे से गोल मटोल, नीचे से निकली लंबी पूंछ। ये अद्भुत फल देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि इस फल का नाम है ई फ्लोरा। ये फल म्यांमार और मलेशिया के साथ साथ हमारे देश के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल दवा के साथ साथ खिलौना बनाने में भी होता है। दिखाऊंगा जहां जमशेदपुर से सटे सुंदर नगर में एक ऐसा पेड़ है जहां आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर है। और इस पेड़ में एक ऐसा फल होता है जिसे लोग कलकत्ता से आते हैं और इस फलों को हजारों की संख्या में जो ये फल है उसको तोड़कर यहाँ से ले जाते हैं। और ये फल क्या कुछ बनता है, हालांकि वन विभाग भी अभी इसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है। मगर आपको बता दूं कि कलकत्ता से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस सभी पेड़ों में से ये फल को तोड़ते हैं और उसके बाद इसे ले जाते हैं। ई फ्लोरा को वनस्पति विज्ञान में टेरिगोटा ब्रासिलियंसिस भी कहा जाता है। ये जिस पेड़ में फलता है उसकी ऊंचाई 45 मीटर तक होती है। तना हल्के भूरे रंग का होता है, पत्तियां बड़ी, अंडाकार और दिल के शेप की होती है, जबकि फूल हल्के नारंगी और लाल रंग में रंगा होता है। जमशेदपुर ही नहीं, कोलकाता से भी कई सैलानी इस फल को तोड़कर ले जाते हैं। ये पूरा सुंदर नगर में रोड किनारे लगाया हुआ है पेड़ सब। ये कलकत्ता से शायद कोई ला के यहाँ लगाया हुआ है, कोई कंपनी का मालिक था वो आके यहाँ लगाए हैं। तो बीच बीच में कलकत्ता का आदमी आता है, फल पक जाने के बाद सब तोड़ तड़ के लेके जाता है। वो लोग को पूछने से कि ये सब क्या होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं ये सब खिलौना बनता है। हाँ, ई फ्लोरा नाम से जो आप गूगल में सर्च करने से पता चला है कि ई फ्लोरा के नाम से आता है। ये देखिए यही ये फल है, ई फ्लोरा इसे कहा जाता है। और ये यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों में फलता है और उसके बाद जब ये पकता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें से इस तरह का ये जो मटेरियल है वो निकलता है और इसी से कही जा रही है कि दवाई निकलता है। और अपने आप ये पक कर देखिए किस तरह इसके अंदर का जो एक पार्ट है बाहर का वो खुल जाता है और इसके बाद इसकी अंदर की जो तस्वीर है वो निकलती है। हालांकि कलकत्ता से लोग आते हैं और इसे यहाँ से तोड़ कर ले जाते हैं। सुंदर नगर के इस पेड़ में उगे इस फल की इन दिनों खूब चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश दुबे जी और हम लोगों के मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी
और बिहार जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन आगे काम कर रहा है, आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे बिहार सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कार्य समिति के सदस्यगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पूर्व पदाधिकारीगण, सभी जिले के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, जिले की पूरी कमेटी और आए हुए तमाम इस विस्तृत कार्य समिति में आए हुए सभी साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं साथियों। और आज इस विस्तृत कार्य समिति की बैठक में और बाहर में भी कई साथी हमारे बाहर में भी इस कार्यक्रम के से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करने का काम करता हूं साथियों। आज साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नींव रखा था जनसंघ काल का, भारतीय जनता पार्टी जहां से खड़ी हुई, उनको आज यदि वो देखते होंगे तो उनको लगता है होगा कि आज मेरा सपना साकार हो रहा है। तो पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जाने